स्वागत है किताबी आंगन में। कुछ कहानियां सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं, एक ऐसा रिश्ता है जो शब्दों से परे है। आज हम बात करेंगे अमृता इमरोज की। 31 अक्टूबर की दोपहर को दिल्ली के एक शमशान में लपटे उठ रही थीं। कुछ लोग खड़े थे चुपचाप आग की लपलपाती लौ को देखते हुए, लेकिन एक इंसान सबसे अलग एक कोने में टकटकी लगाए खड़ा था। उसका नाम था इमरोज और वो लपटे वो उसकी महबूबा को पंच तत्वों में बदल रही थी। उसकी महबूबा अमृता प्रीतम। उमा जी पास गई, कंधे पर हाथ रखा, बोली, उदास नहीं होना। इमरोज ने मुड़कर देखा और जो बोले वो शायद दुनिया को कभी समझ नहीं आएगा। उदास क्यों हूं? जो मैं नहीं कर पाया उसे कुदरत ने कर दिया। मैं उसे दर्द से निजात नहीं दिला सका, उसने दिला दिया। एक आजाद रूह जिसके पिंजरे से निकलकर फिर से आजाद हो गई। कहकर वो मंद मंद मुस्कुराने लगे। ये कौन है जो अपनी महबूबा की चिता के सामने मुस्कुरा रहा है? ये कोई पागल है या कोई फकीर या कोई ऐसा आशिक जिसका इश्क दुनिया की समझ से बहुत बहुत आगे निकल चुका है? ये कहानी यहां खत्म नहीं होती, ये कहानी यहां से शुरू होती है। पीछे चलते हैं, करीब 50 साल पीछे। अमृता बचपन से ही अकेली पली बड़ी थी। जब वो मां 10 साल की थी, उनकी मां का स्वर्गवास हो गया। उनके पिता लेखक थे जो रात को लिखते और दिन में सोया करते। घर में किताबें और सिर्फ किताबें ही थीं जिनमें वे दबकर रह गई थीं। यहां तक कि कई बार तो उन्हें लगता जैसे कि वे खुद भी एक किताब हैं, मगर कोरी किताब। सो उन्होंने उसी कोरी किताब पर लिखना शुरू कर दिया। 12 साल की उम्र में अमृता ने अपनी पहली प्रेम कविता लिखी, किसी राजन के नाम, जिसे उन्होंने चांद की परछाइयों में से गढ़ा था। बचपन में उनकी उंगली उन्हीं परछाइयों में से शब्द ढूंढ लेती थी। पिता ने वो कविता उनकी कमीज की जेब में देख ली। अमृता डर गई और ये नहीं कह पाई कि कविता उन्होंने ही लिखी है। पिता ने मुंह पर थप्पड़ मारा, इसलिए नहीं कि उन्होंने कविता लिखी, बल्कि इसलिए कि उन्होंने झूठ बोला। अमृता कहती हैं, मेरी कविता ये दोष न ले सकी कि उसने झूठ बोला, इसलिए बिना किसी शर्म हया के बेरोका टोक कविता उमड़ी और बहने लगी। उनके पिता ने उनकी प्रतिभा को पहचाना, उसे संभारा। वे चाहते थे कि अमृता मीराबाई की तरह लिखें, लेकिन ये नहीं हो सका। अमृता कविताएं बनाती नहीं थी, वे केवल अपने जज्बात से कविता कागज पर उतार देती थी। एक बार लिखने के बाद फिर कविताओं को न तो काटती छांटती और न ही बदलती। जो जन में आता उसे जस का तस कागज पर उकेर देती। और इधर दूसरी तरफ पंजाब के एक छोटे से गांव में एक लड़के ने अपनी मां को 9 साल की उम्र में खो दिया था। उसका नाम था इंद्रजीत। मां के प्यार से महरूम वो बच्चा खुद को बेहद तन्हा और उदास महसूस करता था। उसकी आंखें हमेशा मां के प्यार को ही तलाशती रहीं। स्कूल में उसका एक दोस्त अपने टिफिन का एक पराठा उसके साथ बांटा करता। इंद्रजीत हमेशा उससे पूछा करता, किसने बनाया है? और जब वो कहता कि उसकी मां ने बनाया है, तो इंद्रजीत को लगता जैसे उस पराठे में से उसकी अपनी मां की ममता के स्पर्श की सौंधी खुशबू आ रही हो। बड़ा होकर इंद्रजीत लाहौर के आर्ट स्कूल पहुंचा। गर्मी की छुट्टियों में गांव चला जाता, गाय भैंस चराने ले जाता और आराम से एक तरफ बैठा स्केच बनाता रहता। अमृता ने बाद में हंसकर कहा था, तुम रांझे की तरह बंजाली बजाते रहते और गाय भैंसें अपने आप चरती रहती। इमरोज भी हंसे। हां, लेकिन वहां कोई हीर नहीं थी जो मुझे छुरी खिलाती। आर्ट स्कूल में एक लड़की थी, मंजीत, अमीर आदमी की बेटी। इंद्रजीत उसे दूर से ही देखा करता, पास कभी नहीं गया, लेकिन उसके नाम के पहले अक्षर को अपने नाम के आगे लगा लिया। अब वो एम इंद्रजीत था। स्कूल में 3 इंद्रजीत थे,
टीचर को इंद्रजीत 1, इंद्रजीत 2, इंद्रजीत 3 कहकर रोल कॉल लेनी पड़ती। फिर एक दिन उसने फारसी शब्द इमरोज चुना, जिसका मतलब है आज, इसलिए क्योंकि इसके साथ किसी पौराणिक या ऐतिहासिक पात्र का नाम नहीं जुड़ा। न राम, न कृष्ण, न मोहम्मद अली, बस एक सीधा सा मतलब, आज, अब। इमरोज आज में जीते हैं, आज के लिए। एक बार अपने नाम की कैलीग्राफी करते हुए उन्होंने शब्द को 3 भागों में बांट दिया। इम भूतकाल, रा वर्तमान जो सुनहरा है और बाकी अक्षरों से ऊंचा, और ओज जिससे पहले थोड़ी जगह छोड़ी गई है, शायद अजाने आगत के लिए। इंद्रजीत 1966 में इमरोज हो गए। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां 2 जिंदगियां टकराती हैं। रोज शाम को इमरोज अपने घर की छत पर खड़े होकर उस गाड़ी का इंतजार करते जिसमें अमृता रेडियो स्टेशन से लौटती थी। गाड़ी के गुजर जाने के बहुत बाद तक भी वे वहीं खड़े रहते, अवाक, शून्य में देखते। वे यहां इंतजार करते रहते और वे वहां कविता में कुछ लिखती रहती। आज पवन मेरे शहर को बह रही, दिल की हर चिंगारी सुलगा रही। तेरा शहर शायद छू कर आई है, होंठों की हर सांस पर बेचैनी छाई है। मोहब्बत जिस राह से गुजर कर आई है, उसी राह से शायद यह भी आई है। एक शाम तोंगा लेट हो गई। इमरोज ने सुझाव दिया, क्यों ना पैदल ही घर चले। चांदनी रात थी, आसपास की दुनिया से बेखबर दोनों चल पड़े। कभी एक दूसरे को देखते तो कभी चांद को। संसद मार्ग से पटेल नगर तक का रास्ता यूं ही तय हो गया। घर पहुंचने पर अमृता ने सकुचाते हुए कहा, खाना खाकर जाना। दोनों अंदर आ गए। घर के सब लोग सो रहे थे सिवाय नौकर के। जो भी पका था उसने गर्म कर दिया, लेकिन रोटियां सिर्फ 2 थीं। दोनों ने अलग अलग प्लेटों में एक एक रोटी ले ली, मगर खाते खाते अमृता ने चुपके से अपनी रोटी में से आधी तोड़कर उनकी प्लेट में रख दी। इमरोज उस घटना को याद करते हुए पुलकित हो उठते हैं और कहते हैं, रोटी तो आधी थी पर चांद तो पूरा था। अमृता और इमरोज ने अपने प्यार का कभी खुले शब्दों में इजहार नहीं किया और न ही इमरोज ने। अमृता ने अपनी कविता लिखी, इमरोज ने अपनी पेंटिंग बनाई, बस इतना काफी था। जब गुलजार ने इमरोज को नौकरी के लिए बंबई बुलाया तो इमरोज अमृता को बताने आए। अमृता कुछ देर तक खामोश रही, फिर उन्होंने एक कहानी सुनाई 2 दोस्तों की। एक बहुत खूबसूरत, दूसरा कुछ खास नहीं। एक सुंदर लड़की खूबसूरत दोस्त की तरफ आकर्षित हो जाती है, शादी हो जाती है खूबसूरत लड़के से, फिर जंग छिड़ती है। पति नियमित खत भेजता है, लेकिन सारे खत दोस्त से लिखवाता है। लड़ाई में पति मारा जाता है, दोस्त जख्मी लौटता है। लड़की अस्पताल में पति के खत दिखाती है, दोस्त पढ़ने लगता है। अंधेरा हो जाता है, लेकिन वो अंधेरे में भी पढ़ता रहता है, क्योंकि लिखे तो उसी ने थे, उसे वे ज़बानी याद थे। लड़की समझ जाती है, मैंने एक आदमी से प्यार किया था, लेकिन उसे 2 बार खो दिया। इमरोज कहते हैं, अमृता ने सोचा था कि मुझे कहानी का मर्म समझ नहीं आया, लेकिन मैं समझ गया था। अमृता की आवाज में बहुत निराशा थी, जैसे कह रही हो, साहिर बंबई चला गया, अब तुम भी जा रहे हो। जैसे ऐसे जो जाते हैं वो वापस नहीं आते। मैं जब बंबई पहुंचा तो तीसरे दिन ही अमृता को खत लिख दिया कि मैं वापस आ रहा हूं। मुझे पता था कि अगर मैं वापस नहीं लौटा तो अमृता को हमेशा के लिए खो दूंगा। अमृता की जिंदगी में एक और नाम था, साहिर लुधियानवी। साहिर घर आया करता, कुर्सी पर बैठता, एक के बाद एक सिगरेट पीता और बचे टुकड़े एशट्रे में छोड़कर चला जाता। उसके जाने के बाद अमृता एक एक टुकड़े को उठाकर पीने लगती। ऐसा करते करते ही उन्हें सिगरेट पीने की आदत पड़ गई थी। 14 साल तक अमृता उसकी छाया में चलती रही,
दोनों के बीच एक मूक वार्तालाप चलता रहा। वह आता अमृता को अपनी नज़ में पकड़ाकर चला जाता। कई बार तो अमृता की गली की पान की दुकान तक ही आता, पान खाता, सोडा पीता और अमृता की खिड़की की तरफ एक बार देखकर लौट जाता। साहिर अमृता के लिए एक सितारा था, हमेशा चमकने वाला, लेकिन पहुंच से बहुत दूर। जानने पहचानने के शुरुआती वर्षों में इमरोज अमृता को स्कूटर पर बैठाकर ले जाया करते। एक दिन स्कूटर की पिछली सीट पर बैठी हुई अमृता ने अपनी उंगली से इमरोज की पीठ पर साहिर का नाम लिख दिया। इमरोज को तभी पता चल गया कि वो साहिर को कितना प्यार करती है। इमरोज कहते हैं, तो जिसे अमृता प्यार करती है उसकी हमारे घर में, हमारे दिल में एक अहम जगह है। साहिर के नाम को बहुत खूबसूरती से कैलीग्राफी में उकेर कर इमरोज ने अपने कमरे में दीवार पर सजा रखा था। इमरोज ने साहिर की किताब आओ कुछ ख्वाब बुने का सरवरक भी बनाया और हंसकर कहा, जब कोई किसी का ख्वाब बन ही नहीं सकता तो उसके ख्वाब बुनने का क्या फायदा। अपनी मौत से पहले साहिर ने अमृता के लिखे सारे खत किसी दोस्त के हाथ हिंदुस्तान वापस भेज दिए। उस दोस्त ने खतों का पुलिंदा अमृता को दिया। अमृता ने इमरोज को दे दिया। किस्मत चाहो तो पढ़ लो। इमरोज ने कहा, मैं क्यों कर पढ़ता, मैंने सभी जला दिए। ये जलन नहीं थी, ये समर्पण था। वो खत उसके पढ़ने के नहीं थे और इमरोज ये जानते थे। जब एक बार पूछा गया, अमृता इतने साल तक साहिर की याद में डूबी रही, आपको कभी बुरा नहीं लगा? वो बोले, नहीं, मैंने इस सच को मान लिया था, किसी अहम भाव के बिना, किसी तकर वितर्क के बिना, किसी बनावट के बिना, किसी हिसाब किताब के बिना। जब कोई प्यार करता है तो कोई मुश्किल नहीं आती। जब कोई सहज भाव से जीता है तो क्या मुश्किल। सहज भाव से उनका क्या अभिप्राय है, इसे समझाने के लिए इमरोज ने एक कहानी सुनाई। एक गांव में एक फकीर रहने आया। पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान लगाता, गांव वालों का गुजारा चल जाता। उन्हीं दिनों वहां के जमींदार की बेटी किसी से प्यार करने लगी और बिना शादी किए बच्चे की मां बन गई। जमींदार की बहुत बदनामी हुई। घर वालों ने जबरदस्ती पूछा तो लड़की ने अपने प्रेमी की जान बचाने के लिए फकीर का नाम ले दिया। गांव वालों ने फकीर को खूब मारा पीटा, बच्चा भी उसी को सौंप दिया। फकीर ने चुपचाप बच्चे को रख लिया, बिना कुछ कहे, बिना एतराज किए। उसे बाहों में ले लिया, लेकिन उसके पास अपने खाने के लिए ही कुछ नहीं था। घर घर जाकर भीख मांगता, लेकिन अब सारे दरवाजे बंद। एक दिन जब वो रोते बिलखते बच्चे को लेकर जमींदार के घर के आगे से जा रहा था, बच्चे की चीखें सुनकर उसकी मां से रहा नहीं गया। दौड़कर बच्चे को गोद में ले लिया, आंचल से ढककर दूध पिलाने लगी और रोते रोते ये भी बता दिया कि बच्चा फकीर का नहीं, उसके प्रेमी का है। गांव वालों को बहुत पछतावा हुआ। सबने फकीर से माफी मांगी। इमरोज बोले, देखा तुमने, फकीर ने बच्चे को भी अपना लिया और दूसरे का इल्जाम भी अपने सिर ले लिया। यही सहज भाव है, जिसे किसी बात से कुछ फर्क ही ना पड़े, वही सहज हो सकता है। इमरोज कहते हैं, जिस दिन से मैं अमृता से मिला हूं, मेरे भीतर का गुस्सा एकदम मिट गया है। शायद प्यार की भावना इतनी प्रबल होती है कि वह हमें भीतर से इतना भर देती है कि नफरत, क्रोध, द्वेष जैसे भाव मिट जाते हैं। वैसे ही जैसे रोशनी में अंधेरा टिक ही नहीं सकता। इसी फलसफे को और समझाते हुए उन्होंने राबिया बसरी का किस्सा सुनाया। राबिया बसरी एक साध्वी थीं, जिन्होंने अपनी कुरान की प्रति में से शैतान से नफरत करो शब्द ही हटा दिए थे। पूछने पर बोली, मेरे दिल में नफरत है ही नहीं, इसीलिए मुझे शैतान दिखाई ही नहीं देता। लेकिन दुनिया को यह बात हजम नहीं होती। एक साहित्यिक गोष्ठी में अमृता प्रीतम का जिक्र करते हुए किसी लेखक के मुंह से निकला, इमरोज
दैट अमृताज कैप्ट मैन? उमा जी लिखती हैं, मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने भारी हथौड़े को एक नाजुक सी खूबसूरत चीज पर दे मारा हो। सच ये है कि 50 के दशक में जब इमरोज अमृता से मिले तो वो अमृता से करीब 12 गुना अधिक कमाते थे। उनकी तनख्वाह 1400 रुपए थी और अमृता की 125 रुपए। 40 वर्ष से अधिक के साथ में इमरोज ने कभी अमृता की कमाई का एक पैसा भी अपनी जरूरत के लिए नहीं लिया। अमृता ने बताया, एक दिन इमरोज का कुछ पेमेंट रुका हुआ था। मैंने चुपके से उनकी जेब में कुछ रुपए डालते हुए कहा, जब तुम्हारा पेमेंट आ जाए तो लौटा देना। इमरोज ने उन पैसों को हाथ तक नहीं लगाया। वापस आने पर जेब आगे करके बोले, मेरी जेब से वो पैसे निकाल लो जो तुमने रखे थे। मुझे उनकी जरूरत ही नहीं पड़ी, वैसे ही काम चल गया। ऐसे इंसान को दुनिया अमृता का कैप्ट मैन कैसे कह सकती है? उन्हें उनका हमसफर या हमनवा क्यों नहीं कह सकती? जहां लोगों ने अमृता को सिर आंखों पर बैठाया, वहीं उनके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल कर उनका तिरस्कार भी किया, परंतु उन्हें नजरअंदाज कभी नहीं किया। उन्हें आवाज़ पंजाब का खिताब दिया गया था, फिर भी उन्हें पंजाब छोड़ना पड़ा। यह कैसी विडंबना है। लेकिन इमरोज ने हर दौर में अमृता का साथ दिया। हर अच्छे बुरे वक्त में उनका हाथ मजबूती से थामे रखा और हर मुश्किल से उनको बचाते रहे। इमरोज अमृता को कई नामों से बुलाते थे। उनमें एक है बरकते, बरकत वाली, संपन्न, भरपूर। वे कहते हैं, बरकत तो उसके हाथ में थी, उसके लेखन में थी और उसके होने में थी, उसके पूरे वजूद में थी। और फिर उसी लहजे में कहने लगे, अमृता तो हीर है और फकीर भी। तेहजारे उसका धर्म है और प्यार उसकी जिंदगी। जाति से वह एक भिक्षु है और मिजाज से एक अमीर। वह एक हाथ से कमाती है तो दोनों हाथों से बांटती है। अमृता और इमरोज दोनों अलग अलग कमरों में रहते। अमृता बहुत सवेरे प्रभात वेला में काम करती, जब इमरोज सोए होते। इमरोज उस वक्त काम करते जब अमृता सोई होती। दोनों के कमरों के दरवाजे खुले रहते ताकि एक दूसरे की खुशबू आती रहे, लेकिन एक दूसरे के काम में कोई दखलंदाजी नहीं। अगर अमृता लिख रही होती तो इमरोज उनकी एकांतता का ख्याल रखते, घर के कामों को संभालते और कभी कभी चुपके से उनकी मेज पर चाय का प्याला भी रखाते। खुशवंत सिंह उन्हें अक्सर अपने घर बुलाया करते। जब दोनों उनके निमंत्रणों की अनदेखी करने लगे तो एक दिन खुशवंत सिंह ने फोन करके पूछा, तुम बाहर क्यों नहीं निकलती? सारे दिन तुम लोग घर में क्या करते रहते हो? अमृता ने जवाब दिया, गप्पे। खुशवंत सिंह ने फिर पूछा, इतनी क्या बातें करते हो? अमृता सिर्फ हंसकर रह गईं। ये समझना किसी के लिए भी मुश्किल है कि अमृता इमरोज हर समय कैसे बातें करते रहते थे, कभी शब्दों के माध्यम से तो कभी खामोशी को जरिया बनाकर। एक बार कार का रजिस्ट्रेशन करवाना था दोनों के नाम पर। 5-5 हजार डालकर 10,000 की एक फैट ले ली। रजिस्ट्रेशन अफसर ने पूछा कि अमृता से उनका क्या रिश्ता है। इमरोज बोले, दोस्त हैं। अफसर को ये बात हजम ही नहीं हो रही थी कि एक मर्द और एक औरत के बीच दोस्ती का भी रिश्ता हो सकता है। ये उसकी समझ से एकदम बाहर था। एक बार बीमे का फॉर्म भरा, नॉमिनी अमृता, रिश्ता दोस्त। क्लर्क ने आपत्ति जड़ दी, इसे ठीक करके लाई और किसी रिश्तेदार का नाम भरे। इमरोज कब कोई आम बात करते हैं, इसलिए ये बुलफाइट जारी है। एक दिन अमृता इमरोज की बनाई औरतों की तस्वीरों को बड़े गौर से देख रही थी। बोली, तुम औरतों की तस्वीरें बनाते हो, इतनी सुंदर, जिनके तराशे हुए चेहरे हैं। क्या तुमने कभी कोई वुमेन विद ए माइंड भी बनाई है? इमरोज भौंचक के रह गए। अमृता तो चली गई, मगर उसका सवाल उनके पास रह गया। उसी सवाल की तलाश में इमरोज कला के इतिहास की पिछली सदियों में पहुंच गए। औरत सूरजमुखी के साथ,
औरत चांद के साथ, औरत बच्चे के साथ, मुस्कुराती औरत, उदास औरत, लेकिन कहीं वुमेन विद ए माइंड नहीं मिली। मुझे अचंभा होने लगा कि सदियों से औरत को शायद एक जिस्म ही समझा गया है, उसके मन को नहीं समझा गया। एक दिन पेंटिंग बनाते बनाते इमरोज ने अपने ब्रश से अमृता के माथे पर बिंदी लगा दी। वे हंस दी और बोली, लो, तुमने मेरे माथे को अपना कैनवस बना लिया। बहुत पहले दोनों पठानकोट गए, अमृता के चाचा चाची शोभा सिंह जी के घर। चाची जी खुद खाना बनाती। दोनों को लगा कि बुजुर्ग खाना बनाए और वे खाएं, ये ठीक नहीं। दोनों ने तय किया कि खाना वे बनाएंगे। वहां 10 दिन रहे। दोनों ने मिलकर इतना स्वादिष्ट खाना बनाया कि बाद में नौकर के हाथ का खाना अच्छा ही नहीं लगा। तो दोनों ने मिलकर ही खाना बनाना शुरू कर दिया। इमरोज सब्जियां लाते, अमृता काटती। इमरोज मसाला बनाते, अमृता कलछी चलाती। इमरोज आग जलाते, अमृता रोटियां सेकती। जब अमृता पौधों को पानी देती तो मनी प्लांट को देखकर कहती, देखो ये कैसे बेल की तरह बढ़ रहा है। और इमरोज कह उठते, तुम्हारे पानी देने पर तो वारिस शाह की टहनियां निकल आई थीं, ये तो बेचारी बेल ही है। एक बार दोनों कार से मध्य प्रदेश होते हुए बंबई जा रहे थे। महाराष्ट्र के बॉर्डर पर पुलिस ने रोक लिया। उन दिनों नशाबंदी थी। खोजते रहे, कुछ नहीं मिला। इमरोज हंसकर कहते हैं, मगर वो ये नहीं जान पाए कि हमें नशा एक दूसरे के साथ होने की वजह से था, शराब के कारण नहीं। उनसे कौन पूछता कि क्या वो हमारा नशा उतार सकते थे। अमृता जहां भी जाती, इमरोज ही लेकर जाते। अगर उन्हें बुलाया गया तो साथ चले जाते, वरना बाहर इंतजार कर लेते, लॉन में या पार्किंग में, कोई किताब पढ़ते हुए। अगर अमृता खाने पर गई होती तो अपना टिफिन कार में बैठकर खा लेते। ऐसा करते हुए मुझे कभी कोई कठिनाई या क्लेश नहीं हुआ। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हमारा अहम मर जाता है, फिर वह हमारे और हमारी महबूबा के बीच नहीं आ सकता। एक रोज उमा ने इमरोज से कहा, दुनिया वाले कहते हैं कि आपने तो सारी जिंदगी अमृता को पंखा करते हुए ही गुजार दी। वे हंसने लगे और बोले, वे शायद यह नहीं जानते कि अमृता को पंखा करते करते हवा मुझे भी तो आई। अमृता के बच्चे, इमरोज कहते हैं, अमृता के बच्चे मेरे ही हैं। मैंने जो भी किया अपने बच्चों के लिए किया। जब पूछा गया कि क्या उन्हें अपने बच्चों की इच्छा नहीं हुई, वे हंसे। जब हम मिले तब बच्चे तो पहले से ही थे, फिर और बच्चों की क्या जरूरत थी। अमृता के बेटे की शादी पर जब कुछ रिश्तेदारों को यह ठीक नहीं लगा कि इमरोज भी बारात में चले, तो इमरोज ने खुद ही जाने से मना कर दिया। मैं जानता था कि समाज अभी यह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था कि मैं अमृता का दोस्त हूं और हम इकट्ठे रहते हैं। फिर हंसते हुए बोले, अगर मैं भी बारात में चला जाता तो फिर दूल्हा दुल्हन का कमरा फूलों से कौन सजाता। अच्छा ही हुआ कि मैं नहीं गया। एक बार अमृता ने इमरोज से कहा, अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम फिर से घर गृहस्थी बसा लेना। इमरोज ने जवाब दिया, क्यों? मुझे तुमने क्या समझ रखा है? क्या मैं पारसी हूं कि मेरे शरीर को गिद्धों के आगे डाल दिया जाए जिससे वो मुझे नोच नोच कर खा ले? तुम मेरे हाथों में मर नहीं सकती हो। हम दोनों को पूरी फिल्म देखनी है। मुझसे वादा करो कि मेरा साथ तब तक दोगी जब तक कि हम दोनों जाने के लिए तैयार ना हो जाए। अमृता एक ममतामयी मां थी। उन्होंने बड़ी मुश्किल, मेहनत और ईमानदारी से धन कमाया, किंतु बच्चों पर हमेशा खुले दिल से पैसा खर्च किया। उन्हें यह भी समझाना पड़ा कि एक दुखी व पीड़ित मां अपने बच्चों को वही दे पाएगी जो उसके पास होगा। स्नेह, प्यार और ममता देने के लिए उसके अपने जीवन में भी ये सब होना जरूरी है। सूखा झरना प्यार की बरसात कैसे कर सकता है? अंग्रेजी में अमृता प्रीतम की जीवनी का विमोचन हुआ।
कपिला वात्स्यायन ने अमृता से भारत के बंटवारे पर लिखी उनकी मशहूर कविता वारिस शाह सुनाने का अनुरोध किया। अमृता ने कविता पढ़नी शुरू की। एक रोई सी थी पंजाब दी। श्रोतागण स्तब्ध, वातावरण में सन्नाटा। हर शब्द और पंक्ति के साथ अमृता की मधुर और दिल को छू लेने वाली आवाज गूंज रही थी, एक नए जज्बे के साथ। बहते जज्बात से लबरेज वह आवाज एक बार फिर सबको बंटवारे के उन दिनों के दर्द और त्रासदी के बीच ले गई थी। ऐसा लगा मानो इस खामोश रहने वाली नाजुक सी अमृता के दिल में अभी तक एक ज्वालामुखी धधकता है। अमृता की सेहत दिन दिन गिरती जा रही थी। वो अपने आप उठ बैठ भी नहीं पाती। करवट लेने के लिए भी इमरोज की मदद चाहिए होती। इमरोज अपने हाथ से उन्हें खिलाते पिलाते नहलाते कपड़े बदलते। ये सब इतने प्यार से करते कि उन्हें ये सब करने में मजा आने लगा था। उनके लिए ये एक छोटे बच्चे को पालने की तरह था। एक दिन बुखार में उनके माथे को छूते हुए इमरोज बोले, मेरे लिए तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। तुम मेरी बेटी हो और मैं तुम्हारा बेटा। पंजाब सरकार ने अमृता को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। मुख्यमंत्री खुद घर पहुंचे। व्हील चेयर पर बैठी अमृता बहुत जज्बाती होकर बोली, बहुत साल बाद मेरे मायके ने मुझे याद किया है, पर इतनी देर कर दी कि अब मैं अपने पैरों पर खड़े होकर उसका इस्तकबाल भी नहीं कर पा रही हूं। उन दिनों अमृता तंद्रा में रहने लगी। कभी कभार केवल एक आध हर्फ ही बोलती। बीच बीच में ईमा ईमा कहकर इमरोज को पुकारती, लेकिन इमरोज उनकी नजरों को पढ़ लेते। उनके कुछ कहे बिना ही वह सब हो जाता जो वे चाहती थी। अमृता मुझसे नहीं बोलती, लेकिन इसके नए नक्श मुझसे बातें करते हैं। इमरोज ने अपनी कविता सोहनी में अमृता को सोहनी बताते हुए लिखा कि सोहनी ने तो कच्चे घड़े की मदद से पंजाब का दरिया पार किया था, लेकिन अमृता ने अपनी लेखनी से पंजाब को कई बार पार किया है पिछली आधी सदी में। और अपनी कविता आलना घर में इमरोज खुद को एक खुला घर बताते हुए लिखते हैं, मेरा आलना घर मेरे जितना। लेकिन जब तुम आ जाती हो तो मेरे जितना और तेरे जितना हो जाता है। एक दोपहर उमा अमृता से मिलने गई। अमृता अपनी नई कविता की बात कर रही जो उन्होंने इमरोज पर लिखी थी। कुछ पंक्तियां धीरे धीरे पढ़ रही। जब उनसे इतना ऊंचा भी नहीं पढ़ा जा सका तो कागज उमा को पकड़ा कर बोली, तुम पढ़ो, मैं तेनू फिर मिलांगी। कित्थे, किस तरह, पता नहीं। शायद तेरे दखल दी चिंगारी बनके तेरे कैनवस ते उतरांगी, या खोरे तेरे कैनवस ते उत्ते एक रहस्यमयी लकीर बनके खामोश तैनू तकदी रवांगी, या खोरे सूरज दी लौ बनके तेरे रंगां विच घुलांगी, या रंगां दिया बाहवां विच बैठ के तेरे कैनवस नू वलांगी। पता नहीं किस तरह किथे, पर तैनू जरूर मिलांगी। या खोरे एक चिड़ी बनी होवांगी ते जिवें झरनियां दा पानी उड़दा, मैं पानी दियां बूंदा तेरे पिंडे ते मलांगी, ते एक ठंडक जही भणकम तेरी छाती ते नाल लगांगी। मैं और कुछ नहीं जानती, पर रहना जानती कि वक्त जो भी करेगा एह जन्म मेरे नाल तुरेगा। एह जन्म मुकदा है तां सब कुछ मुक जांदा है, पर चेतयां दे धागे कायनाती कणा दे हुंदे ने, मैं उन्हां कणा नू चुनांगी ते तैनू मैं फिर मिलांगी। मैं तुझे फिर मिलूंगी। कहां, किस तरह, पता नहीं। शायद तेरी तखैल की चिंगारी बन तेरे कैनवस पर उतरूंगी, या तेरे कैनवस पर एक रहस्यमयी लकीर बन खामोश तुझे देखती रहूंगी, या फिर सूरज की लौ बनकर तेरे रंगों में घुलूंगी,
या रंगों की बाहों में बैठकर तेरे कैनवस को वलूंगी। पता नहीं कहां, किस तरह, पर तुझे जरूर मिलूंगी। या फिर एक चिड़िया बनी, जैसे झरने से पानी उड़ता है, पानी की बूंद बन तेरे बदन पर मलूंगी। और एक ठंडक बन तेरी छाती के साथ लगूंगी। मैं और कुछ नहीं जानती, पर इतना जानती हूं कि वक्त जो भी करेगा, ये जन्म मेरे साथ चलेगा। ये जन्म खत्म होता है तो सब कुछ खत्म होता है, पर चेतना के धागे कायनाती कणों के होते हैं और उन कणों को चुनूंगी। मैं तुझे फिर मिलूंगी। पढ़ना बंद किया तो उमा की आंखों से आंसू बह रहे थे। अमृता ने धीरे से आंखें खोली, कुछ पल खामोशी ने ले ली, फिर बोली, तुम इस कविता का अंग्रेजी अनुवाद करोगी? उमा ने खामोशी में ही उन्हें अपनी बाहों में लिया। हां, करूंगी। उस दिन उनके बीच और कोई बात नहीं हुई। खामोशी के साए में ही उमा ने हीलिंग दी और चली आई। मन भारी था और एकदम खाली भी। कोई सोच नहीं, कोई भाव नहीं। एक लंबी जुदाई को जैसे कंधे पर उठाए ले जा रही थी। उमा ने एक बार इमरोज से पूछा, अमृता इतनी बीमार है, जब ये आपको छोड़कर चली जाएंगी तो आप क्या करेंगे? ये इतनी बीमार है कि पता नहीं कब तक रहें। आपको क्या जुदाई की टीस नहीं उठती? इमरोज मुस्कुराए और बोले, जुदाई की टीस? कौन सी जुदाई? कहां जाएगी अमृता? इसे यहीं रहना है, मेरे पास, मेरे इधर गिर्द, हमेशा। हम 40 साल से साथ हैं, हमें कौन जुदा कर सकता है? मौत भी नहीं। मेरे पास पिछले 40 सालों की यादें हैं, शायद इससे पिछले जन्म की भी, जो मुझे याद नहीं। इसे मुझसे कौन छीन सकता है? और फिर वो दिन आ गया, 31 अक्टूबर। उमा जल्दी जल्दी घर पहुंची। पता चला उन्हें श्मशान ले गए हैं। श्मशान की वीरानी में कुछ लोग खड़े थे और सबसे अलग एक कोने में इमरोज टकटकी लगाए लपटों को तक रहे थे, जो उनकी महबूबा को फिर से पंचतत्वों में बदल रही थी। उमा ने पास जाकर कंधे पर हाथ रखा। उदास नहीं होना। उदास क्यों हूं? जो मैं नहीं कर पाया उसे कुदरत ने कर दिया। एक आजाद रूह जिसके पिंजरे से निकलकर फिर से आजाद हो गई। कहकर वो मंद मंद मुस्कुराने लगे। उस रात इमरोज ने एक कविता लिखी, कल तक जिंदगी कोल एक रुख सी, जिंदा रुख फुला फलां ते महका नाल भरिया। पर आज जिंदगी कोल सिर्फ एक जिक्र है, जिंदा जिक्र। ओ रुख हुण बीज बन गया ते बीज हवाओं नाल रल के उड़ गया। पता नहीं किस धरती दी खोज विच। कल तक जिंदगी के पास एक पेड़ था, जिंदा पेड़, फल फूल और खुशबू से लदा। आज बस एक जिक्र है, जिंदा जिक्र। वो पेड़ अब बीज बन गया, हवाओं में उड़ गया, पता नहीं किस नई धरती की खोज में। और अमृता के लिए उन्हीं के अल्फाज में, कहो जे ही इस दी खुशबोई, फुल मोया पर महक न मोई, कल होठां चों आंदी पई सी। अज हंजुयां चों आंदी पईए, भलके यादां चों आवेगी, सारी धरती वैरागी होई, के हो जे ही इस दी खुशबोई, फुल मोया पर महक न मोई। कैसी है इसकी खुशबू?